तो अभी अभी आखिरी जोन में हो, पूरा एसएफएम का नॉलेज एप्लीकेशन का टाइम है. सो मतलब आई एज आई रिपीटेटिवली से दैट दिस इज द टेस्टिंग टाइम ऑफ हाउ यू लर्नड एवरीथिंग. हम लोग कर रहे हैं हेजिंग विथ ऑप्शंस. सो क्या आप नोटिस कर रहे हो, सिर्फ ऑप्शन नहीं आएगा. फॉरवर्ड, फ्यूचर, मनी मार्केट हेज, ऑप्शन, नो हेज. They'll ask you a comprehensive sum which will be, and you know why am I doing this? I'm not only because they were asked in the past, but this is what will be your role as a treasury manager tomorrow when you become a chartered and go into the company. So आपको भी कंपनी यही पूछेगा कि मैं कौन से डेरिवेटिव से हेज करूं और कितना कंपनी के लिए पैसा बचाऊं. मतलब कमाने में भी बचाना जरूरी है और बचाने में भी कमाना जरूरी है. इफ यू थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, when you're trying to save, that time also you have to be economical कि मैं किससे सबसे ज्यादा बचाऊं. एंड जब आप आर्बिट्रेज करते हो तब भी यू हैव टू बी इकोनॉमिकल कि मैं कॉस्ट कम करके सबसे ज्यादा किधर से पैसा बनाऊं. सो दैट्स व्हाट ट्रेजरी टीम इज नोन फॉर. क्या बोला मैंने? ट्रेजरी टीम इज नोन फॉर कमाने में भी बचाना और बचाने में भी कमाना. दैट्स व्हाट ट्रेजरी टीम इज नोन फॉर. दैट शुड बी योर प्रोफाइल इन द फ्यूचर, राइट? ओके, चलो. अब लास्ट सम जो आपने जापानीज येन वाला किया उसमें यूनिक चीज क्या था, मैं जरा एक दो बता देता हूं. एक तो बिड और आस्क था, ठीक है. रुपी येन का लफड़ा था, राइट? और वो तो चलो आपको फॉर्मेट ने बचा दिया. क्या है रुपी येन? यूनिक चीज ये था कि आपको ये नहीं दिया था कि मैच्योरिटी पे क्या प्राइस हो सकता है, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम आउटफ्लो कितना हो सकता है वो निकाला. और उसके अलावा एक और चीज, प्रीमियम. प्रीमियम अपफ्रंट पे करने का, तो स्पॉट पे ट्रांजेक्शन होता है. ऑप्शन में यूनिक चीज क्या है? प्रीमियम कभी पे होता है? अपफ्रंट. और सबसे यूनिक थीम अगर आपको याद हो, फ्यूचर्स वाला भी सम, रुपी वाला या ये वाले भी सम में आप जिसको हेज करने जा रहे हो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली करेंसी का है. आप लास्ट सम में जापानीज येन को हेज करने जा रहे थे बट डेरिवेटिव रुपी का था, इफ यू रिमेंबर. सो दैट्स वेयर थोड़ा तकलीफ आता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज से कैसे मैं मैच करूं, ऐसा. एनीवे, सो अभी जो क्वेश्चन नंबर 22 में आपके साथ हुआ उससे कुछ यूनिक चीज होगा 23 में और वो दोनों मिलके आएगा 24 में. सो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 23 एंड दीज आर द सम्स जो आप मेरे साथ में करो तो हो जाएगा लंबे चौड़े समय. एवरीवन, सो मैं यहाँ पे सम में पहले देखूं ना, तो थोड़ा भी लंबा चौड़ा सम लगे ना तो पूरे सम में देख लेने का कि भाई करने का क्या है. नीचे मेरे को लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है नीचे, recommend which of the above methods, मैं उस पर फोकस करता हूँ. recommend which of the above methods would be appropriate for the American firm to hedge its foreign exchange risk on two interest payments. सर, दो इंटरेस्ट पेमेंट है अमेरिकन कंपनी का. अमेरिकन कंपनी को दो इंटरेस्ट पेमेंट को हेज करने का, मतलब शायद दो अलग अलग हेजिंग होगा. और उन्होंने बोला कौन सा स्ट्रैटेजी, मतलब डिफरेंट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी होगा. थोड़ा हिंट लेते रहने का फाइनल आंसर से, मतलब फाइनल क्वेश्चन से. सो अभी अमेरिकन फर्म के लिए अपन सम कर रहे हैं. अमेरिकन फर्म इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट. सर ये कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, मतलब इसका हालत इंपोर्टर जैसा है. ऑफ कैनेडियन डॉलर 10,10,000 एंड कैनेडियन डॉलर 7,05,000 ऑन 31st July एंड 30th September रिस्पेक्टिवली. एवरीवन विल प्लॉट विथ मी. किसके लिए अपन सम कर रहे हैं? यूएस कंपनी के लिए. उसका हालत, अभी वो इंपोर्टर नहीं है बट मैं अपने रेफरेंस के लिए उसको एज एन इंपोर्टर लिखता हूं क्योंकि उसका लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पे करना है. कब कब इंटरेस्ट पे करना है पब्लिक? 31st July को. और दूसरा कभी बोला उन्होंने? 30th September को इंटरेस्ट पे करने का. मैं अमाउंट लिख दूंगा, कितने अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना है. कैनेडियन डॉलर उन्होंने बोला है 31st July को 10,10,000 एवरीवन. और 30th September को कैनेडियन डॉलर 7,05,000 का इंटरेस्ट पे करना है. यूएस कंपनी के लिए अपन सम करने हैं. सामने वाला जो होगा वो कैनेडियन कंपनी होगा जो मेरे लिए एज अ रेफरेंस एक्सपोर्टर है. हालांकि कोई रियलिटी में एक्सपोर्टर इंपोर्टर नहीं है यहाँ पे, बट वी कैन ट्रीट इट एज एन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर. अब बिफोर आई गो हेड इन द सम, एवरीवन इन द क्लास, यू नो व्हाट एम आई डूइंग, राइट? आई एम डूइंग रिस्क मैनेजमेंट. सो मैं किसके लिए हेज कर रहा हूं?
किसको टेंशन है ये पेमेंट का? यूएस कंपनी को सर, क्योंकि कैनेडियन डॉलर में पे करने का है। तो यूएस कंपनी एवरीवन इन द क्लास, यूएस कंपनी को रिस्क क्या है आप बताओगे मेरे को? उसको रिस्क क्या है? कुछ तो बढ़ने का, कुछ तो गिरने का, आपको बताना पड़ेगा। डॉलर और कैनेडियन डॉलर दोनों के बारे में बात करेंगे सर अपन। आप बताओगे मेरे को उसको डॉलर का क्या रिस्क है? उसको अपनी करेंसी, दोनों डॉलर ही है, मैं यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर, उसको कैनेडियन डॉलर में पे करने का है सर। तो उसको कैनेडियन डॉलर बढ़ने का रिस्क है या यूएस डॉलर गिरने का? मैं इसमें से किस पे फोकस करने का वो मेरे को सम बताएगा, बेस करेंसी बताएगा। एवरीवन राइट? आगे, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द रिस्क यूजिंग टू मेथड्स, दो डेरिवेटिव, फिक्स फॉरवर्ड और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पब्लिक क्या आया? दो मेथड, फिक्स फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड। पब्लिक वो फॉरवर्ड से करेगा या फिर उन्होंने बोला क्या पब्लिक ऑप्शन से? पूरा क्लास मेरे को बताएगा। अगर फॉरवर्ड से ट्रांजैक्शन होना है तो मैं सम में आगे देखूं, उसके पहले भाई ट्रांजैक्शन क्या मारना है अपने को? ट्रांजैक्शन 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 बताओ पब्लिक। ट्रांजैक्शन के कॉमन ट्रांजैक्शन बनेगा क्योंकि दोनों में पेमेंट करने का है, तो मैं ट्रांजैक्शन बनाऊंगा बाय कैनेडियन डॉलर सेल यूएस डॉलर। अभी सर लेकिन दोनों के लिए अलग अलग मैच्योरिटी में जाना पड़ेगा, एक 31 जुलाई वाला, एक 30 सितंबर वाला। एवरीवन राइट? दो अलग फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। हाँ, अभी उन्होंने दिया है इट इज नाउ जून 30। सर इट इज नाउ जून 30, आप खड़े हो जून 30 में, जून 30 से 31 जुलाई कैन आई से 1 मंथ फॉरवर्ड, और 30 सितंबर कैन बी 3 मंथ फॉरवर्ड। एवरीवन। सो सर एक काम करने का, वो 31 जुलाई के बाजू में लिख देने का 1 मंथ फॉरवर्ड, और 30 सितंबर के बाजू में लिख देने का 3 मंथ फॉरवर्ड। स्टेप बाय स्टेप जाने का। आगे, फॉलोइंग कोटेशंस रिगार्डिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर फ्रॉम द फर्म्स बैंक्स आर ऑब्टेन्ड। पब्लिक किसका रेट है? उन्होंने बोला है यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर। एवरीवन इन द क्लास, किसका रेट है? कैनेडियन डॉलर का रेट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। उन्होंने मेरे को स्पॉट 1 मंथ और 3 मंथ दिया हुआ है। अब पब्लिक फॉर्मेट क्या लूं? फॉर्मेट वैसे तो आपको जो चाहिए ले सकते हो, रेट कैनेडियन डॉलर का है, लेकिन अगर सब में नोटिस करोगे ना आगे जाके जरा टेबल दिख रहा है, टेबल, उसके अंदर उन्होंने यूएस डॉलर / कैनेडियन डॉलर बोला। समझ रहे हो क्या? और रेट किसका? ये सब भाव किसका चल रहा है? कैनेडियन डॉलर का रेट चल रहा है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो मैं भी उनका फॉर्मेट उठा लेता हूं। उनका फॉर्मेट क्या है सर? यूएस डॉलर / कैनेडियन डॉलर। लेकिन मेरे को पता है ये फॉर्मेट में रेट किसका है? कैनेडियन डॉलर का। एवरीवन, अपन ने, उन्होंने बोला है ना डॉलर पर कैनेडियन डॉलर, तो सर ये फॉर्मेट क्या बनेगा बता सकते हो आप मेरे को? वेरिएबल बेस। एवरीवन, सो वेरिएबल बेस फॉर्मेट के हिसाब से मैं स्पॉट रेट दिया हुआ है उन्होंने मेरे को 9284 और 9288। एवरीवन, सो पहले अपन लिख लेते हैं वहां पे स्पॉट रेट मैं लिख लूंगा वहां पे 0.9284 और 0.9288। उसके अलावा उन्होंने मेरे को वहां पे दिया हुआ है 1 मंथ और 3 मंथ। तो अपन 1 मंथ में और 3 मंथ में, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि 1 मंथ और 3 मंथ में बिड और आस्क नहीं है, बराबर? हाँ, तो वहां पे क्या है, मतलब ये जो गुड न्यूज है वो ये सम तक सीमित है, अगले सम में इंशाल्लाह सब साथ में आएगा। तो वहां पे 0.9301 और 9356, 0.9301 0.9356। एवरीवन आ गया रेट्स? एवरीवन, अपने को अभी हेजिंग करना है तो अपना ट्रांजैक्शन तो वही रहने वाला है सर। ट्रांजैक्शन बाय कैनेडियन डॉलर सेल यूएस डॉलर, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी अभी है कैनेडियन डॉलर। आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस। मैं अभी से आपको आदत डलवा रहा हूं, इवन इफ 1 मंथ और 3 मंथ में बिडास नहीं है फिर भी। समझा क्या पब्लिक? ये सब में नहीं है, अगले सब में आए तो अपन प्रिपेयर्ड है।
तो अभी सर रेट 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 मेरे पास ये है सब 1 कैनेडियन डॉलर का रेट है. कितना रेट है सर 1 कैनेडियन डॉलर का? 1 कैनेडियन डॉलर का रेट 0.9301 यूएस डॉलर. ऑल राइट, 1 कैनेडियन डॉलर इज यूएस डॉलर 0.9301 1 मंथ वाले में, और 3 मंथ वाले में ऑल राइट कितना यूएस डॉलर 0.9356. मेरा बिल अमाउंट है कैनेडियन डॉलर 10,10,000 का. मैं इक्वेशन पे छोड़ देता हूं मल्टीप्लीकेशन डिवाइड 7,05,000 का. आई विल गेट माई आंसर इन टर्म्स ऑफ डॉलर. कितना पेमेंट होगा जरा बता दो डॉलर में फॉरवर्ड में हेज करने पे? 939,401 एवरीवन. और यहां पे निकालना 7,05,000 इंटू 0.9356 659,598. अब जाके अपना फॉरवर्ड का हिसाब पूरा. everyone comfortable with forwards? It becomes smooth thanks to the fact that अभी आपको bid ask base variable सब फॉर्मेट पता. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो पहले दिन से आते थे, अपन डिसाइड नहीं करते, सम पे छोड़ देते, तो ये सब एरर होने ही नहीं वाला है अभी. बराबर. उन्होंने बोला था एक फॉरवर्ड से हेज करके बता और दूसरा पब्लिक ऑप्शन से. यहां तक पहुंचा पब्लिक एवरीवन? अब सर ऑप्शन में भी 31 जुलाई और मेरे को 30 सितंबर का दोनों का साथ में करना पड़ेगा. 31 जुलाई और तो मैं वहां पे भी आप चाहो तो बाइफरकेशन कर सकते हो. एक 31 जुलाई का पेमेंट का, 31 जुलाई पेमेंट का, और दूसरा 30 सितंबर का. अपन कर रहे पार्ट 2 ऑप्शन से हेज कर रहे, ऑप्शन हेजिंग. 31 जुलाई और 30 सितंबर. ओके पब्लिक, ऑप्शन में कॉल दिया है, पुट दिया है, वो अपन बाद में देखेंगे. आपको क्या चाहिए वो नेसेसरी है. आपको सर बेस करेंसी कौन है यहां पे? कैनेडियन डॉलर. आपको कैनेडियन डॉलर का बढ़ने का रिस्क है, तो पूरा क्लास मेरे को बताएगा मैं ऐसा क्या पोजीशन लूं कैनेडियन डॉलर का कि बढ़े तो फायदा हो. लॉन्ग कॉल भी कर सकता हो, शॉर्ट पुट भी कर सकता हूं. प्रेफर लॉन्ग कॉल. ये बात डिसाइडेड एवरीवन. लेकिन उसमें भी सर मेरे को एक करना पड़ेगा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में ना. एक मेरे को 1 मंथ वाले में जाना पड़ेगा और दूसरा मेरे को 3 मंथ वाले में जाना पड़ेगा. एवरीवन इन द क्लास नाउ नोज कि मैं पोजीशन क्या लेने वाला हूं, लॉन्ग कॉल लेने वाला हूं कंसीडरिंग कैनेडियन डॉलर का ऑप्शन है. एवरीवन इन द क्लास. तो अपन पोजीशन पहले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या करने का है. ये अपना पोजीशन बनेगा ऑप्शन में. राइट चलो अब जरा देखते हैं ऑप्शन का इंफॉर्मेशन. आ गए पब्लिक क्वेश्चन पे. प्राइस फॉर कैनेडियन डॉलर यूएस ऑप्शन ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज. पब्लिक ब्रैकेट में जो दिया ध्यान देना, सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर. सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर. सर सेंट मतलब एक डॉलर के बाद का डिनोमिनेशन सेंट. हाँ. पेएबल ऑन द परचेज ऑफ द ऑप्शन. कॉन्ट्रैक्ट साइज बोला है कैनेडियन डॉलर 50,000. आर एस फॉलोस. पूरा क्लास मेरे को बताएगा ऑप्शन किसका है, कैनेडियन डॉलर का कि यूएस डॉलर का. ऑप्शन किसका है? ऑप्शन जिसका है प्राइस सामने वाली करेंसी में होगा. ऑप्शन किसका है सर? जरा देखो, दिमाग लगाओ. मैडम दोनों डॉलर है, आप बताओ कौन सा डॉलर. अच्छे से सब में हिंट है, दिमाग लगाओ. ऑप्शन किसका है पब्लिक? अगर निफ्टी का ऑप्शन रहता तो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या रहता? 75 निफ्टी. इसके पहले वाले सब में वो ऑप्शन किसका था? जरा देखो सब में ऑप्शन कितना था. वो कहां से पता चले सर? कॉन्ट्रैक्ट साइज से या रेट से? कॉन्ट्रैक्ट साइज से या रेट से. उसके पहले वाले सब में देखो, वो आमटे लिमिटेड वाले में जरा देखो,
ऑप्शन जिसका होता है रेट सामने वाली करेंसी में होता है। एवरीवन, सर यहां पे सब में कुछ हिंट मिला? कितना है लॉट, कितने का है लॉट? लॉट कैनेडियन डॉलर 50,000 का लॉट है, तो सर ये ऑप्शन भी कैनेडियन डॉलर का है जिसका वैल्यू यूएस डॉलर में है। अगर सर ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट रहता तो उसका भाव किस में रहता? रुपीस में। ये गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट रहता तो प्राइस किस में रहता? गोल्ड में रहता क्या प्राइस? रुपीस में रहता। तो लॉट साइज क्या रहता है? लॉट साइज कि एक गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना गोल्ड? एक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 75 क्या चीज का लॉट है? 75 निफ्टी का लॉट है। तो जब मुझे बोल रहे हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 75 निफ्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है किसका? निफ्टी का है। जब मुझे बोले कि कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1000 रिलायंस का शेयर, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रिलायंस के शेयर का है क्या, रुपी का है? रिलायंस के शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका प्राइस रुपी में होगा। तो सर अगर उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइज बोला है 50,000 कैनेडियन डॉलर, मतलब लॉट कितने का है उसमें? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक कैनेडियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने का लॉट है? 50,000 कैनेडियन डॉलर का। तो उसका प्राइस सब किस में होगा सर? यूएस डॉलर में। और दूसरा हिंट आपके लिए, उन्होंने ब्रैकेट में क्या बोला है? सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर पेबल ऑन द परचेज ऑफ ऑप्शन। मतलब जो ब्रैकेट में सब दिया है ना सर ये ब्रैकेट में जो सब दिया है ये सब क्या है? ये सब जो दिया है उन्होंने पब्लिक, ये स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता चल क्या रहा है इधर। ये क्या है सर? ऑप्शन में क्या दो चीज चाहिए आपको? ऑप्शन में एंटर होने के लिए क्या दो चीज है बोलो? स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम। तो ये क्या है? दिया है उन्होंने स्ट्राइक प्राइस पब्लिक 0.93, 0.94, 0.95। सर आप किसको हेज करने जा रहे हो? कैनेडियन डॉलर का। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 0.93 यूएस डॉलर, 0.94 यूएस डॉलर, 0.95 यूएस डॉलर फॉर 1 कैनेडियन डॉलर। और सामने ये जो दिया ना ब्रैकेट में उन्होंने क्या बोला है? ये क्या है सर? 1.56, 2.56 सेंट्स है, बट क्या है? प्रीमियम। 1.56 सेंट मतलब क्या सर? 1.56 सेंट मतलब वेरी गुड 0.0156 यूएस डॉलर। एवरीवन द क्लास। सो अपने को चाहिए क्या था सर? कॉल ऑप्शन चाहिए था। किसको हेज कर रहे हो दोस्त आप? कैनेडियन डॉलर को। तो मेरे को कैनेडियन डॉलर का कॉल ऑप्शन चाहिए था जिसका पब्लिक स्ट्राइक प्राइस भी होगा, एवरीवन इन द क्लास, और उसका कॉल प्रीमियम भी होगा। स्ट्राइक प्राइस भी होगा और कॉल प्रीमियम का पब्लिक। उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज उन्होंने मेरे को बताया है क्या है? कैनेडियन डॉलर 50,000। लेकिन सर उसका स्ट्राइक प्राइस हो या प्रीमियम हो वो किस में रहेगा? किस में रहेगा? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर, एवरीवन इन द क्लास, यूएस डॉलर में रहेगा। जो ऐसे सर करेंसी में प्रॉब्लम क्या है? जिसके बारे में बात चल रही है वो भी करेंसी है और उसका वैल्यू जिसमें वो भी करेंसी है। तो बात किसकी चल रही है यहां पे? कैनेडियन डॉलर की, जिसका सब भाव किस में रहेगा? यूएस डॉलर में। समझा क्या पब्लिक? अब उन्होंने ना क्वेश्चन में आपको कॉल का भी दिया और पुट का भी इंफॉर्मेशन दिया। कौन सा इंफॉर्मेशन अपने को नहीं चाहिए? पुट का नहीं चाहिए अपने को, हटा देने का पुट का इंफॉर्मेशन जो नहीं चाहिए। कॉल पे ध्यान दो। अभी कौन सा कॉल का स्ट्राइक प्राइस लेने का ये उन्होंने सजेशन दिया हुआ है। According to the suggestion of finance manager, if options are to be used, 1 month option should be bought at the strike price of 94 cents. 1 month ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक प्राइस में घुसने का सर? उन्होंने बोला 94 वाले पे फोकस करो सर, 94। तो सर इसको मैं स्ट्राइक प्राइस क्या लगाऊंगा? ये 1 मंथ वाले को कौन सा स्ट्राइक प्राइस लगाऊंगा? 0.94। तो सर 0.94 वाले का आप प्रीमियम बताओगे मेरे को? प्रीमियम जुलाई है सितंबर, आप किस में घुसोगे? जुलाई में भी है और सितंबर में। आप किस में घुसोगे? जुलाई में। 1.02 सेंट है तो मैं इसको कैसे लिखूं? 0.0102 डॉलर। समझा क्या पब्लिक? सेंट में प्रीमियम। $1 इज 100 सेंट्स, तो उन्होंने 1.02 सेंट दिया है तो 0.0102 डॉलर।
आगे, एंड द 3 month ऑप्शन एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 95 सेंट। सर 95 सेंट देखो, उसका उसका प्रीमियम कौन सा देखोगे सर आप? उसका प्रीमियम कौन सा देखोगे? सितंबर वाला। तो 95 सेंट्स, तो सर मैं 95 सेंट का क्या आप मेरे को प्रीमियम बता सकते हो मैं क्या लूं सर? 0.0164। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द सम। Everyone, and very important sir, for the remainder uncovered by the option, the firm would bear the risk itself। इसका मतलब रिमाइंडर मतलब कुछ बचेगा क्या? कुछ बचेगा क्या? हाँ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया है 50,000 का। आपका बिल कितने का इधर सर? बिल है 10,10,000 का 31 जुलाई में, याद है ना? तो सर कितना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहेगा? जरा अच्छे से ध्यान दो मेरे को। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालू इधर, तो सर मेरा बिल है 10,10,000 का कैनेडियन डॉलर का, और एक में लॉट कितने का है? एक लॉट कितने का सर? 50,000 कैनेडियन डॉलर का है। उसी तरीके से अगर मैं इधर देखूं तो इधर 7,05,000 का है और 50,000 का लॉट है। तो कुछ तो तकलीफ होने वाला है। क्या तकलीफ होने वाला है पता है क्या? वो राउंड फिगर नहीं आएगा। तो जरा मेरे को बताओ कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज लोगे आप? हाँ, इधर क्या आ रहा है अमाउंट आपको? 20 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, 20.2 आ रहा है, और उधर 14.1। तो सर मैं तो राउंड फिगर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, मतलब मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रैक्शन में तो नहीं ले सकता हूं। तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइज लेना कितना पड़ेगा सर? मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइज मैं ले पाऊंगा सिर्फ कितना ले पाऊंगा सर? कॉन्ट्रैक्ट साइज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज ले पाऊंगा 20 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ले पाऊंगा। यहां पे मैं 14 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ले पाऊंगा। समझ रहा है क्या पूरा क्लास? तो सर क्या आपको रियलाइज हो आप पूरा हेजिंग नहीं कर पाओगे? पूरा हेजिंग ऑप्शन से नहीं कर पाओगे एवरीवन। तो उन्होंने क्या बोला है? फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड बाय ऑप्शंस द फर्म वुड बेयर द रिस्क इटसेल्फ। और आगे क्या बोला है? फॉर दिस सर बेयर इटसेल्फ मतलब आप राम भरोसे छोड़ दोगे मैच्योरिटी पे। कितना छोड़ोगे वो बता सकते हो? मतलब मैं आपको पूछ रहा हूं यहां पे कितना हेज होगा कितना अनहेज होगा, अच्छे से दिमाग लगा के बताना आपका। मैं इधर क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान देना। मैं इधर लिख रहा हूं अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शंस, और दूसरा लिखूंगा अमाउंट अनकवर्ड। सर कितना कवर्ड होगा? 20 कॉन्ट्रैक्ट, एक में 50,000 का है, कितना कवर्ड कर पाओगे? तो 20 इंटू 50,000 आप 10 लाख कैनेडियन डॉलर कवर कर पाओगे इधर। और उधर सर उधर 14 इंटू 50,000 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं डिटेल में लिख रहा हूं, वहां पे 7 लाख ही कवर कर पाओगे ना पब्लिक। और बिल है 10,10,000 का, तो अनकवर्ड कितना रहेगा सर? इधर 10,000 कैनेडियन डॉलर और इधर 5,000 कैनेडियन डॉलर। एवरीवन विथ मी ऑन दिस? कितना कवर्ड होगा कितना नहीं कवर्ड होगा? अब उन्होंने बोला है जो अनकवर्ड है ना, अनकवर्ड जो आप मैच्योरिटी के भरोसे छोड़ दोगे, उस दिन मैच्योरिटी पे रेट क्या होगा? मैच्योरिटी पे रेट, उसके लिए उन्होंने मेरे को क्या करना चाहिए? उन्होंने मेरे को मैच्योरिटी का रेट देना चाहिए। या उन्होंने क्या बोला है? फॉर दिस it would use forward rate as the best estimate of the spot। मतलब मैच्योरिटी पे क्या रेट होगा ये आप जो फॉरवर्ड है वही अज्यूम कर लो। तो सर ये जो अनकवर्ड वाला है एक कैनेडियन डॉलर, क्या रेट पे कवर होगा? फॉरवर्ड का रेट निकाला अपन ने ऊपर, उन्होंने दिया ना 0.9301 1 मंथ वाला, और उसका सर उसका अपने पास कितना है सर? 0.9356 ये होगा मेरे पास क्या जो अनकवर्ड है ना उसका हिसाब। जरा मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू 0.9301, क्या आ रहा है आपको? 9301 राइट। और उधर 10,000 इंटू 5,000 इंटू 0.9356 क्या? 4678। सर इंटरेस्टिंग चीज, ये सब किस में रहेगा? कौन सी करेंसी में रहेगा? ये सब एक एक कैनेडियन डॉलर का रेट था जो आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर था ना जो आपने फॉरवर्ड पे बुक किया। तो ये सब आउटकम किस में? सब यूएस डॉलर।
एवरीथिंग इज इन यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। जो सर अनकवर्ड है वो 0.9301 और 0.4678 पे। एवरीवन आगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इग्नोर्ड और रिकमेंड करने को बोला है, सम खत्म। तो सर मैं क्या करूं, सम खत्म, तो जो सम खत्म बोला उन्होंने, अब ये जो मैंने ऑप्शन से बुक किया उसका क्या करने का, ये जो मैंने ऑप्शन से बुक किया है उसका क्या करूं मैं, उसका क्या रेट पे बुक किया मैंने, क्या रेट पे बुक किया सर अपन ने, ये उसका स्ट्राइक प्राइस है ना अपने पास। सो आपके पास स्ट्राइक प्राइस है सर, क्या स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 0.94, मतलब क्या, कल अपन ने पढ़ा था स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो जाता है आप, मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या हो जाते हो आप, लॉक। उससे ज्यादा कॉस्ट होगा क्या, नहीं। तो मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, मैं हर एक कैनेडियन डॉलर को ये स्ट्राइक प्राइस 0.94 के स्ट्राइक प्राइस में लॉक कर डाला, उसके ऊपर जाएगा तो ऑप्शन से पैसा मिले जाए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट पेएबल, मैक्सिमम अमाउंट पेएबल, ये 10 लाख कैनेडियन डॉलर पे मैक्सिमम अमाउंट मैं कितना पे करूंगा सर, मैक्सिमम अमाउंट कोई बता सकता है मेरे को क्या रेट पे, क्या रेट पे, ये जो 10 लाख कैनेडियन डॉलर है जो मैंने ऑप्शन से कवर किया है वो मेरा स्ट्राइक प्राइस पे लॉक, मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या था वहां पे 0.94 पे लॉक हो गया। और सर ये जो 7 लाख है वो क्या रेट पे, उधर स्ट्राइक प्राइस क्या है 0.95 पे मैं लॉक हो गया, उससे ज्यादा मेरा कॉस्टिंग होने ही नहीं वाला, उससे ज्यादा मेरा कॉस्टिंग होने ही नहीं वाला क्योंकि मैंने ऑप्शन ही ऐसा मारा है। तो सर जो अमाउंट ऑप्शन से कवर किया आपने उसमें आपका मैक्सिमम कॉस्ट कितना रहेगा जरा निकालो, 9.94 इंटू 10 लाख इज 9,40,000 यूएस डॉलर, और उधर वाले पे 7 लाख पे निकाल 6,65,000 यूएस डॉलर। क्या दो चीज का हिसाब हो गया, क्या दो चीज का हिसाब हो गया सर, आपने दो चीज का हिसाब कर डाला, कोई बताएगा क्या दो चीज का हिसाब, एक तो जो अमाउंट ऑप्शन से कवर हो सकता है वो, और जो नहीं कवर हो सकता है वो सब लॉक कर डाला। लेकिन सर और एक चीज बाकी है, क्या, प्रीमियम, प्रीमियम बाकी है। प्रीमियम कितना बोला उन्होंने जरा देखो, अपन ने प्रीमियम ऊपर निकाला है सबका, प्रीमियम कितना है, तो सर मैं प्रीमियम देखूं तो एक कैनेडियन डॉलर का प्रीमियम, एक कैनेडियन डॉलर का प्रीमियम उन्होंने बोला है 0.0102 है, 0.0102। अपन ने कितने कॉन्ट्रैक्ट मारे, तो सर मैं यहाँ पे अगर प्रीमियम निकालू तो मैं प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मैंने 10 लाख कैनेडियन डॉलर हेज किया है, 10 लाख 10 नहीं है, आपने 10 लाख ही हेज किया है, मतलब आपको चाहिए तो 20 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 50,000, आपने एक कैनेडियन डॉलर पे भरना है 0.0102 यूएस डॉलर, तो 10 लाख कैनेडियन डॉलर पे कितना। उसी तरीके से इधर अगर मैं प्रीमियम निकालूं तो मेरे को एक कैनेडियन डॉलर पे 0.0164 यूएस डॉलर भरना है, तो 7 लाख पे कितना वो मेरा प्रीमियम बनेगा। एवरीवन इन द क्लास, हाँ कितना रहा है पहले वाले में प्रीमियम 10,200, और उधर 7 लाख इंटू 0.0164 11480, इतना यूएस डॉलर प्रीमियम भरना पड़ेगा। एवरीवन इन द क्लास, सर तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो गया, एक तो अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शंस और अमाउंट अनकवर्ड वो रेट पे लॉक हो गया, और जो मैं प्रीमियम भरूंगा वो, दैट इज गोना बी माई टोटल कॉस्टिंग। So my total costing for 10 lakh Canadian dollars will be कुछ यूएस डॉलर में कितना सर, यहाँ पे यूएस डॉलर में कितना आएगा आपका अमाउंट,
एवरीवन जरा अमाउंट बताना, सबको ऐड करना पड़ेगा। 9,40,000 भी भरना है, 10,200 भी भरना है और प्रीमियम भी भरना है। सबको ऐड करो। 959,501 और इधर 665, 11,480 और 4,678। हाँ 681158 पब्लिक ऑप्शन के थ्रू और फॉरवर्ड के थ्रू। एज एन इंपोर्टर आप ज्यादा से ज्यादा पे करना चाहते हो कम से कम, तो 31 जुलाई में अगर मैं देखूं तो 31 जुलाई में क्या सीन हो रहा है सर? 31 जुलाई में फॉरवर्ड में मैं करूं तो 939,401 और अगर ऑप्शन में देखूं तो 959। क्या आ रहा है डिसीजन सर? इधर मेरा डिसीजन आ रहा है फॉरवर्ड में। सो यहाँ पे फॉरवर्ड में हेज करूंगा और इधर 681 है और ऊपर 659। अगेन इधर भी क्या बेटर आ रहा है सर? फॉरवर्ड भी आ रहा है, बट दैट्स अ कोइंसिडेंस। सर ये सब में रिलेटिव टू लास्ट सम इतना तकलीफ क्यों नहीं हुआ? कुछ नोटिस किया क्यों? क्योंकि आप लास्ट सम में ऐसे राइटली मेंशन, आप जिसको हेज कर रहे थे उसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये सब में आप हेज किसको कर रहे हो? कैनेडियन डॉलर को, और सब कॉन्ट्रैक्ट भी कैनेडियन डॉलर का। लास्ट सम में आप हेज येन को कर रहे होते, लेकिन सब दिया रूपी का था। पॉइंट नंबर 1। दूसरा अगर आपने क्वेश्चन में नोटिस किया, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने अपने को बोला था फॉर एक्सेस ऑफ बैलेंस ऑफ जेपीवाई कवर्ड द फर्म वुड यूज फॉरवर्ड एज फ्यूचर रेट। वो ये सब में भी बोला था, लेकिन लास्ट सम में इसका अपन ने कुछ किया नहीं था क्योंकि अपने को कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया था। लास्ट सम में आपका रुपी बिल आया था 235,234 रुपी में। अगर उन्होंने बोला रहता एक कॉन्ट्रैक्ट 1-1 लाख रुपए का है तो आप 2 ही कॉन्ट्रैक्ट ले पाते। बचे हुए 35,000 के लिए आपको फॉरवर्ड का रेट लेना पड़ता। ये सब में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया। स्टेटमेंट तो लास्ट सब में भी दिया था, ये सब में भी दिया। ये सब में कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया, इसके लिए बचे हुए का मेरे को मगजमारी करना पड़ा। अभी स्टेटमेंट नहीं दे और आप पूरा हेज कर पा रहे हो तो पूरा हेज कर दो। आइडियली इफ दे, मैं इसमें पॉइंट में लिखा है क्या करने का, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि जब इंस्टीट्यूट ने ना कुछ जगह पे स्टेटमेंट दे के भी नहीं किया है और कुछ जगह पे नहीं दे के भी किया है, सो अपन क्या करेंगे मैं बताऊंगा व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। सो मैं ऐसा स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा। हाँ आपको आना चाहिए दोनों। क्या कंक्लूजन? क्या अभी राउंड फिगर ना आए मैडम, कॉन्ट्रैक्ट साइज तो मेरे लिए देना जरूरी ही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया है तो आपका मर्जी है आइडियली कि आप उसको पूरा हेज कर दो। 235, 294, तो मेरे को बचे हुए का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज आ रहा है तो बचे हुए का क्या करूं? अब बचे हुए का क्या करने का, या तो आप फॉरवर्ड में बुक कर दो या तो मैच्योरिटी के रेट तक रुक जाओ। अब अगर सब में उन्होंने फॉरवर्ड और एक्चुअल स्पॉट अलग दिया तो लफड़ा हो सकता है। तो आपका डिसीजन मायने रख सकता है कि आप फॉरवर्ड में हेज कर रहे हो या अनहेज कर रहे हो। ये सब में उन्होंने क्या बोला कि आपको जो चाहिए कर लो। बेसिकली आप फॉरवर्ड में बुक करो या अनहेज छोड़ दो। इन दोनों केस में आउटकम सेम क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, जो स्पॉट है मैच्योरिटी पे वही फॉरवर्ड अज्यूम कर लो, और उन्होंने अलग से स्पॉट नहीं दिया। सो अभी तक उन्होंने जितने भी सम डाले हैं ना, उन्होंने यही बोला है कि बचे हुए को अनहेज कर दो और वो जो रेट है उसको फॉरवर्ड ही समझो, विच इज इक्वल टू बचे हुए को फॉरवर्ड में बुक कर दो। इफ आस्क्ड मी इन रियलिटी व्हाट शुड आई डू, मेरा जितना ऑप्शन से हेज होता रहेगा कर दूंगा, बचे हुए को लटकाऊंगा क्यों? फॉरवर्ड पे हेज करके छोड़ दूंगा ना। आई रादर डू दैट, वरना मेरे को आउटकम पता ही नहीं उसका क्या होगा बचे हुए का। सो रियलिटी में भी मैं यही करूंगा, मैं मैच्योरिटी तक रुकूंगा नहीं, वरना हेजिंग कहां से होगा, भले वो थोड़ा छोटा सा अमाउंट हो। सो इन रियलिटी जो मैं करूंगा ना, इंस्टीट्यूट ने भी मेरे पास से वही करवाया। हाँ एक अजम्पशन उनका क्या है पता है, कि मैच्योरिटी पे जो भाव होगा विल बी इक्वल टू आज जो फॉरवर्ड है, वो उनका अंडरलाइंग अजम्पशन है। अगर वो गलत होता तो वो मेरे को 2 अलग रेट देते। एवरीवन राइट? सो सर मैं वापस से रिट्रेट कर रहा हूं जो मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन में बोला कि आपका यहाँ पे आंसर भले हो गया है। आप मेरे को बताओ कि आपने ये सम के अंदर
क्या नया चीज नोटिस किया, मतलब ये सम पहले वो जापानीज येन वाले सम में ऐसा क्या चीज था और ये कैनेडियन वाले में क्या क्या नया चीज था, जो मेरे को बताओ सारा एक एक करके। ये 3 ऑप्शन के सम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, लास्ट के तीनों। वो जापानीज येन वाले सम में क्या प्रॉब्लम था सर? एक तो बिडास था, दूसरा फॉर्मेट ढूंढना वॉज एन इशू। अभी वो इशू नहीं होगा अगर आपको रुपी येन का रेट पता है, जो अभी सबको पता है, तो मैं इसको हटा देता हूं। फिर आप जिसको हेज कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली करेंसी का था। और प्रीमियम अपफ्रंट तो पे किया, प्रीमियम अपफ्रंट पे किया किस पे? स्पॉट पे। दैट वाज द इशू। और कुछ उस समय इशू क्या नहीं दिया? हाँ, स्पॉट एट मैच्योरिटी नहीं दिया था। इसके लिए आपको निकालना पड़ा मैक्सिमम अमाउंट पेएबल। समझा क्या? वरना अपन एसटी माइनस एक्स कर डालते तो मैक्सिमम अमाउंट पेएबल निकाला। और कुछ तकलीफ वो सब में हुआ था, याद है जेपीवाई वाले कल के सब में सर? और कुछ तकलीफ? कन्वर्जन का तो ठीक है, वो तो अपने को ट्रांजैक्शन में इशू होगा। और उन्होंने नहीं दिया था कॉन्ट्रैक्ट साइज। बराबर। अब ये कैनेडियन वाले सम में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? कंप्लीट हेज नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं देना भी इशू है और देना भी कभी कभार इशू है। तो कंप्लीट हेज नहीं हुआ, तो फिर आपने उसको या तो फॉरवर्ड से हेज करो या तो अनहेज छोड़ दो। वो सम का इंस्ट्रक्शन देखूंगा मैं। और सम में कुछ तकलीफ? आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए थे और उसमें से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कौन सा स्ट्राइक प्राइस वाला लेने का और कौन सा कॉल प्रीमियम उसका एप्लीकेबल होगा। 2 डिफरेंट मैच्योरिटी था, जुलाई और सितंबर वाला। और कुछ समय तकलीफ सर? दैट्स इट। हाँ, लेकिन ये समय एक इजियर पार्ट क्या था पता है? जो इधर सबसे डेंजरस था, जिसका हेजिंग कर रहे थे ना, उसी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो बच गया आपके लिए। कैनेडियन डॉलर को हेज कर रहे थे और कैनेडियन डॉलर का ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो सर अभी अगर मैं आपको बोलूं वर्स्ट के सिनारियो क्रिएट करो, क्या वर्स्ट के सिनारियो में क्या होगा सर? बिडास्क होगा, जिसको हेज कर रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया रहेगा, प्रीमियम अपफ्रंट पे करना पड़ेगा स्पॉट पे, एसटी नहीं दिया रहेगा तो मैक्सिमम अमाउंट पेबल निकालना पड़ेगा, प्लस कॉन्ट्रैक्ट साइज भी होगा तो बचे हुए को हेज करना पड़े। उसमें फिर पोजीशन ढूंढना पड़े, कॉल है या पुट है, लॉन्ग करूं या शॉर्ट करूं। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट द नेक्स्ट सम इज। अंडरस्टूड? बट मस्त सम है। As I mentioned yesterday and I'll mention it again, this is one of the most I shouldn't exactly say complicated but most confusing sums, but hence do it step by step and peacefully. Do not rush in it. सम बहुत छोटा दिखेगा बट जरा एक पॉइंट को समझना। एवरीवन रेडी फॉर दैट सम? राइट? ठीक है। अब इस सम को देखते ही नीचे देखो, पहले हैज 3 चॉइसेस, फॉरवर्ड, मनी मार्केट और करेंसी ऑप्शन। अब मेरा एक्सपीरियंस जनरली ये रहा है कि ये फॉरवर्ड और फ्यूचर और ऑप्शन के चक्कर में स्टूडेंट डेफिनेटली मनी मार्केट हेज में मिक्स क्या इशू क्रिएट कर देता है। वहां पे उसका कैलकुलेशन गुफअप हो जाता है, बोरिंग का लेंडिंग, लेंडिंग का बोरिंग, बिड का आस्क हो जाता है। तो मनी मार्केट हेज जरा संभल के करने का। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर और पैसा पहुंचाना है या उधर से लेकर आना है, वो क्रूशल, उसमें एरर नहीं चाहिए। हाँ एवरीवन, एज यूजुअल विल स्टार्ट राइटिंग कौन इंपोर्टर कौन एक्सपोर्टर, किसके लिए सम कर रहे हैं और अभी से रिस्क क्या है उसको, वो भी राइट। सो आप लोग मेरे साथ में, इनफैक्ट आप मेरे को बताओ अभी थोड़ा बहुत। हाँ, ए लिमिटेड यूके कंपनी हैज इंपोर्टेड सम केमिकल वर्थ $364,897। एवरीवन, सर पता चल गया ना इधर से अभी तक का इंफॉर्मेशन? क्या बताओ? इंपोर्टर किधर का? यूके कंपनी इंपोर्टर है पब्लिक, जिसका करेंसी पाउंड में है, और एक्सपोर्टर पब्लिक यूएस का है जिसका करेंसी डॉलर है। बिल अमाउंट भी ऐसा अड़ा टेढ़ा दिया हुआ है 364,897, बट करेंसी किस में है सर? वो बिल अमाउंट
डॉलर में है तो मैं सम कर रहा हूं यूके इंपोर्टर के लिए एवरीवन इन द क्लास। उस बंदे का रिस्क मैं लूंगा, उसको रिस्क क्या है, उसको रिस्क क्या है वो मैं लूंगा। उसको रिस्क है कुछ तो बढ़ने का कुछ तो गिरने का, वो अपने को लिखने का है। तो पूरा क्लास मेरे को बताएगा उसको डॉलर का और पाउंड का क्या रिस्क है। डॉलर का वैल्यू बढ़े और पाउंड का वैल्यू गिरे, ये रिस्क है एवरीवन। हाँ, अब ये पेमेंट कब करना है उसको, फ्रॉम वन ऑफ द सप्लायर्स, ठीक है। द अमाउंट इज पेएबल इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स पेएबल आते हैं, मेरे को पता चलेगा सब मेरे को 6 मंथ में करने का है, तो इन 6 मंथ्स। तो फॉरवर्ड हो मनी मार्केट है, जो मनी मार्केट है भी 6 महीने के लिए, इंटरेस्ट रेट भले एनुअलाइज दिया हो, और ऑप्शन भी 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में। द रेलेवेंट स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स दिया हुआ है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। आपको फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड के लिए काम लगेगा, स्पॉट किधर काम लगेगा, एमएमएच में और ऑप्शन के प्रीमियम में। अब फ्रंट जब दोगे तब क्लिक हो रहा है क्या है सब चीज। बोरिंग रेट दिया हुआ है यूके और यूएस का, एंड डिपॉजिट रेट दिया हुआ है। तो पहले ना उन्होंने भले रेट कैसे भी दिया है, पहले आप उसको अच्छे से लिख दो। रेट किसका दिया है, इन टर्म्स ऑफ सब डॉलर दिया है, मतलब रेट किसका है, पूरा सब पाउंड का रेट है। तो पहले आप रेट लिख दो, वापस स्पॉट और 6 मंथ फॉरवर्ड सब रेट्स लिख देते अपन, ताकि तकलीफ ही न को। तो मैं रेट लिख देता हूं, सब रेट्स है पाउंड का रेट्स है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो दिया है 1.56175673 डॉलर, और फॉरवर्ड में दिया है 1.5455 1.5609 डॉलर। बोरिंग रेट जो दिया है उन्होंने उसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, पाउंड का और डॉलर का। सर हायर बोरिंग होता है लोअर डिपॉजिट, तो बोरिंग रेट इन यूके आर 7 and 6% यूएस है। यूके में उन्होंने बोला है 7% है, यूएस में 6% है। एंड डिपॉजिट रेट्स आर 5.5 और 4.5, 5.5 और 4.5। एवरीवन लिख दिया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऐसे। राइट, सबका जितना अच्छे से इंफॉर्मेशन प्लॉट करके उतना अच्छा। करेंसी ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर जीबीपी 12500। पूरा क्लास बताएगा ऑप्शन किसका है। जीबीपी 12500 है मतलब पाउंड का ऑप्शन है, जिसका भाव किस में होगा, सब यूएस डॉलर में। तो सर इधर से मैं लिख लेता हूं डिटेल में कि ऑप्शन किसका है। सर ऑप्शन में लिख लेता हूं, ऑप्शन किसका है, जीबीपी या पाउंड का ऑप्शन है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज मेरे को दिया है 12500। सर जैसे मेरे को पता चला पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट है, एवरीवन अपन क्या करेंगे, पाउंड के बारे में सोचेंगे। पाउंड का रिस्क क्या है, गिरने का एवरीवन, गिरने का। अब उन्होंने मेरे को दिया है ऑप्शन प्रीमियम एट स्ट्राइक प्राइस इस दिया हुआ है, पब्लिक स्ट्राइक प्राइस कितना दिया हुआ, 1.70 डॉलर। पब्लिक स्ट्राइक प्राइस दिया है उन्होंने 1.70 डॉलर, 1.70 डॉलर। अब पूरा क्लास मेरे को बताएगा मैं कॉल लू या पुट, उसी का इंफॉर्मेशन लिखूंगा। आपको पाउंड का क्या डर है, पूरा क्लास बताओ मेरे को, गिरने का। तो सर ऑप्शन क्या ले सकता हूं, ऐसा ऑप्शन जो गिरे तो फायदा करे, लॉन्ग पुट भी कर सकता हूं, शॉर्ट कॉल भी, प्रेफरेबली क्या करूंगा, लॉन्ग पुट, बराबर। तो मैं इज्जत से लिख दूंगा इधर पोजीशन में क्या लेने वाला हूं, पोजीशन में लेने वाला हूं लॉन्ग पुट ऑप्शन। तो मैं पुट ऑप्शन का ही डिटेल देखूं ना, तो स्ट्राइक प्राइस तो उन्होंने दिया हुआ है, और उन्होंने मेरे को बोला है द ऑप्शन प्रीमियम इज डॉलर। कॉल के लिए मैं उसको इग्नोर करता हूं, मैं पुट का ही लिख लेता हूं $0.096 एवरीवन। तो मैं P0 लिखता हूं 0.096 यूएस डॉलर। पब्लिक पता चला मैं कॉल का इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लिख रहा हूं, मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए, मेरे को पुट में जाना है। एवरीवन विथ मी ऑन दैट।
तो इंस्टीट्यूट को भले दोनों देने दो. दैट्स इट सर. अभी जरा देखो, जितना इंफॉर्मेशन उन्होंने देना था सब अपन ने प्लॉट कर लिया, सब प्लॉट कर लिया. मनी मार्केट का इंफॉर्मेशन, ऑप्शन का इंफॉर्मेशन, रिस्क, एवरीथिंग इज फोकस्ड. अब सर आपको सब में वापस जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरा कहना है. द मोर यू गो इन द सम, द मोर इट विल कंफ्यूज यू. नाउ ऑल द न्यूमेरिकल्स आई हैव प्लॉटेड, राइट. कर सकते हो पूरा क्लास फॉरवर्ड और फ्यूचर से, फॉरवर्ड और एमएमएच से. ठीक है, फॉरवर्ड से शुरू करो, एमएमएच पे करो, ऑप्शन में हो सकता है उतना करो, बाकी का मैं बताता हूं. पब्लिक, पहले मैं फॉरवर्ड हेज और एमएमएच आई होप आपने किया है. तो फॉरवर्ड हेज में ट्रांजैक्शन बताओगे. ट्रांजैक्शन के लिए मैं सम में देखूंगा, इंपोर्टर के लिए सम कराओ यूके, तो वो बंदे ने ट्रांजैक्शन क्या मारा रहेगा, बाय फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी कौन इधर, यूएस डॉलर, और सेल उसका खुद का करेंसी दैट इज पाउंड. ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी. बेस करेंसी पाउंड है, पाउंड आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड. और वो भी किस में सर, 6 मंथ फॉरवर्ड वाले में. आई होप सबने ये किया है. तो 6 मंथ फॉरवर्ड वाले में 1 पाउंड का बिड रेट क्या है सर, 1.5455. मल्टीप्लीकेशन तो अपन डिसाइड ही नहीं करते. डॉलर में बिल है 364897, तो आपका पाउंड में वहां पे आउटफ्लो आया रहेगा 364897 डिवाइड, क्या बोला मैडम, मैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का गलती मत करो. हाँ, 236103. क्या आया पब्लिक आंसर. पहले दिन जो बताया वो आखिरी दिन तक गलती मत करो. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सम पे छोड़ दो. मैंने सब मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स इसमें जाते हुए देखा है. गलत रेट देखने की वजह से मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, मैं पहले दिन जो बोला था ना वापस बोलता हूँ. इवन आफ्टर द फर्स्ट टाइम आई लर्न फॉरेक्स वाज इन 2008 रादर एंड पे, एंड टुडे इज 2018 भी हो गया, 2019 टिल डेट. अगर मुझे कोई बोलता है ना कि क्या इसका क्या रेट होता है, मैं अभी भी ना, मैं इट मे बी एम्बेरसमेंट टू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, मैं अभी भी ना बुक में लिखता हूँ कि ये इसका ये है तो ये मल्टीप्लीकेट डिवाइड. या फिर मैं अभी सोचता हूँ, कोई बोलेगा ना अरे इतना, अभी जब मैं दुबई जाऊँ तो बोलेगा अरे इतने एडी का इतना रुपी रेट है, या क्रोएशिया गया तो इतना. मैं अभी भी मैं फटाक से नहीं कैलकुलेट कर पाता हूँ. सो अभी मैं देखता हूँ 1 क्रोएशियन कूना वॉज दिस मैनी रुपीज, तो मेरे पास इतना रुपीज है तो क्या. एंड नेचुरली आई डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ डूइंग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन and don't have that. That's the reason why I say it's not maths. So it has helped me, even though I'm slow, it doesn't make any mistake. आप भी मत करना है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सम पे छोड़ दो. एमएमएच में सर ये बंदे को डॉलर उधर पहुंचाना है, तो डॉलर कितना पहुंचाना है, 364897 का बिल है, तो वो सर उधर के मार्केट में आज ही पैसा पहुंचाएगा. मतलब डॉलर पहुंचा के क्या करेगा, इन्वेस्ट. उधर इन्वेस्टमेंट यूएस में 4.5 है एवरीवन, 4.5, बट 6 महीने के लिए, तो 1 + 0.045 इंटू 6/12 एवरीवन. ये भूलने का नहीं. उसका प्रेजेंट वैल्यू आप करोगे 356867. ये पैसा उधर पहुंचाना है तो मैं ट्रांजैक्शन मारूंगा. ट्रांजैक्शन इधर से कुछ सेल करूंगा, सेल पाउंड बाय डॉलर. ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी पाउंड है, बराबर ना. आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड रेट, तो मेरे को 1 पाउंड का स्पॉट में बिड रेट चाहिए 1.56. सो आई विल पुट 1.5617. 1.5617. 1 पाउंड इज 1.5617 डॉलर. मेरे पास डॉलर है. इनवर्स पाउंड 228512. वो उधर क्या किया था मैंने, डिपॉजिट, तो इधर से मैं बोरो करूंगा. यूके में बोरोइंग रेट है 60%, तो 0.0 सेंट, 3.5 मतलब 6/12, उतना मेरे को पे करना पड़ेगा 6 महीने बाद पाउंड में. 236510. एवरीवन शुड रीच टिल दिस पॉइंट. अभी फिलहाल अगर मैं फॉरवर्ड और एमएमएच की बात करूं तो एज एन इंपोर्टर मेरे को कम से कम पे करना है
कम से कम किधर आ रहा है अभी तक में, कौन विनर है, फॉरवर्ड विनर है अभी तक में, राइट? सर इतना तो बात पक्का है ना, ऐसा सब सम भी आया है तो फॉरवर्ड और एमएमएच और नो हेज तो कर ही सकते हो। जो लफड़ा है वो फ्यूचर और ऑप्शन में है, बाकी सब तो इजी है, और अगर फ्यूचर इजी है तो ऑप्शन भी इजी है। हाँ, नहीं? अरे यार इजी है यार। हाँ, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, तो फिलहाल इम्पॉसिबल से पॉसिबल, फिर इजी के लिए और 2-3 बार प्रैक्टिस। हाँ एवरीवन, मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, जो पहली बार मेरे फ्रेंड ने ना मेरे को ऑप्शन, ही वॉज वर्किंग इन ईडलवाइस एंड आई हैड जस्ट जॉइन जेपी मॉर्गन आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो वी ऑल फ्रेंड्स हैड मेट आफ्टर द ग्रेजुएशन, वाला फर्स्ट जॉब था सबका, तो डिस्कशन कर रहे थे, अरे तेरा काम क्या है, तेरा काम क्या है। तो मेरा काम क्या था, जेपी मॉर्गन में उधर बोलने के लिए जेपी मॉर्गन था, आता था रिपोर्ट MIS के फॉर्म में, कुछ समझता नहीं था, वो सब अल्फा न्यूमेरिकल टर्म्स रहते थे, उसको डाउनलोड करने का, 3-3:30 बजे तक बैठने का, डाउनलोड करने का, वेट करने का, ऐसा डाउनलोड हो जाए रिपोर्ट, एक टीम को मेल करने का, इसको मेल करने का, उसको मेल करने का, बीच में क्वेरी आए सॉल्व करने का। बोलने के लिए जेपी मॉर्गन में था, ये सब क्या MIS का काम था, मेल करो डाउनलोड करो, मेल करो डाउनलोड करो, यही सब काम था, टाइम पास। और कॉफी वॉफी पीने का, कैंटीन में फोकट का पैसा मिलता है, उधर खाने का पीने का, गाड़ी मिलता है घर तक छोड़ने का, बस मजे का लाइफ था। बट फिर मैंने सोचा यार, इसके पहले 3 साल पहले अपन वो हार्डवेयर की दुकान में काम करते थे, इतना मेहनत करते थे, इधर तो कोई मेहनत नहीं है, फ्री का पैसा है। और फिर एक दिन मैंने जब इधर ऑफिस में बैठा था, टाइम पास कर रहा था, थोड़ा मैं लेजी हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि आई वॉज ऑनेस्टली गेटिंग थोड़ा ईजी मनी। So then one day what happened on the Black Monday when I went into the office, Black Monday, yes, market calls it Black Monday. Why? Because just a day before that, 16 मार्च था, I think 16 मार्च का डेट था, a day before that हमको मेल आ गया था। क्या मेल आया था कि Bear Stearns buys JP Morgan for $1। मैं बोला Bear Stearns, sorry, JP Morgan buys Bear Stearns for $1। मतलब मेरा बैंक JP Morgan ने वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन US को $1 में बाय कर लिया। मैंने बोला $1 में, तो बोला मजाक चल रहा है क्या, मेल में $1 में कोई कंपनी बाय करता है, मेरे को बोल देते, मैं डाल देता। तो ऐसा सब ये मेरा थिंकिंग था तभी, जस्ट अ ग्रेजुएट, अपना थिंकिंग क्या रहेगा यार, आप तो चलो ग्रेजुएशन के टाइम तक आर्टिकलशिप और IPCC कर लिया तो थोड़ा नॉलेज ज्यादा रहे। तो ऐसे टाइम पे मेरे को लगता था क्या फालतू मेल है, $1 में कोई कंपनी खरीदता है क्या, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक। मैं समझ नहीं पाया। नेक्स्ट डे मार्केट में मैं जब ऑफिस में पहुंचा, पूरे ऑफिस में हाहाकार मचा हुआ है, इंडियन मार्केट 800 पॉइंट क्रैश, US मार्केट क्रैश, दुनिया भर में लीमन ब्रदर्स का ऑफिस बंद हो रहा है। मतलब लीमन ब्रदर्स अभी नहीं, अपना ये पवई में उसका ऑफिस, क्लासिक ऑफिस ब्रीज के वहाँ पे, और माय फ्रेंड वाज वर्किंग विद लीमन, ही कॉल्ड मी अप कि अरे हमारा बैंक बंद हो गया US में। मैंने क्या बात कर रहा, अभी कल तक तो मैं सोच रहा था तेरे बैंक में इंटरव्यू देने को, क्योंकि लीमन ब्रदर्स सबसे ज्यादा पैसा देता था JP मॉर्गन के बाद। सो मेरा प्रोबेबली इंटरव्यू लाइंड अप था उधर। तो मैं बोला ये क्या हो गया है, उधर तेरा बैंक बंद हो गया। आई वॉज नॉट बिलीविंग इट अंटिल आई रीच माई ऑफिस एंड आई सॉ इट वॉज अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। All the big banks in US were defaulting, and not only in US, global recession started. And then what clicked me, you know, I had the news. I had the news when JP Morgan bought Bear Stearns. That was a big indicator that something wrong had happened with the bank. But I could never interpret it. मेरे लिए it was just a normal mailer. Why? Because I knew nothing about finance. मैं ये मजाक में ले लिया कि ये एक Bear Stearns जैसी कंपनी को ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं इतने पोजीशन पे बैठ के, इतनी बड़ी बैंक में बैठ के, US के इतने बड़े बैंक में बैठ के मैं एनालाइज ही नहीं कर पाया जो मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा फाइनेंस। एंड दैट डे आई रियलाइज दैट आई नीड टू लर्न फाइनेंस। टिल दैट टाइम, एज आई मेंशन, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड, एंड माय फ्रेंड हु हैड जॉइंड ईडलवाइस, ही वाज टेलिंग मी कि अरे आई एम ट्रेडिंग इनटू समथिंग लाइक ऑप्शंस। तो मैंने ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 2008। तो मैंने ऑप्शन क्या होता है, तो बोलता अरे ऑप्शन है, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, कॉल होता है, पुट होता है। एंड इट ऑल वेंट बाउंसर टू मी इन द नेक्स्ट 1 hour व्हाट ही वाज डिस्कसिंग, एंड आई जस्ट केप्ट इट ऑफ। देन आई कॉल्ड हिम एंड आई आस्क्ड हिम दैट अरे मेरे को समझाना ये ऑप्शन क्या होता है, मैं आखा दिन न्यूज में यही सुन रहा हूँ, ये हो गया, वो हो गया, स्वैप हो गया, डिफॉल्ट हो गया। तो मैंने उसको बोला कि जरा मेरे को समझा। ही ट्राइड एक्सप्लेनिंग मी वेरी calmly and very decent manner, in very detail, twice, thrice, 4 times, and I could understand nothing about option.
And that day I realized that how how less educated I was even after my graduation was done. And that day I realized that I need to learn more and I need to restart my education, probably restart learning these financial instruments. And then I chose my CFA. I chose CFA because I realized I didn't knew nothing. I knew nothing. But between all this thing, I'm just saying 10 years back I knew nothing about it, and 10 years down the line I'm here now teaching the same. I'm probably making my livelihood on the same thing. So I don't expect y'all to learn option in a day or two, but of course I could not figure it out for weeks. But then I started connecting things, then I started practicing it more. My time value of money, derivatives and forex were my weakest subjects when I was learning CFA. Weakest. So all you see these arrows and all, timeline and all, those are the techniques that I developed because I was very weak. और जब कभी कोई क्लासेस वासेस किया भी मैंने, तो उसमें सेशन चला होता तो बहुत फास्ट चले जाता, मेरे को नहीं समझ में आता, मैं तो बहुत स्लो लर्नर था. मैं तो आई एम वेरी सरप्राइज व्हेन स्टूडेंट्स एक लेक्चर में समझ जाते हैं. When in the fast track batch and all, I really regret कि you all have that time का constraint and you all have to do it fast, and I am trying my best to explain it, but these are not instruments जो एक दिन में समझ जाए. Of course आपका एग्जाम फोकस है और आप प्रैक्टिस करके समझ जा रहे हो. मेरे लिए इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप एक दिन में 10% भी समझे, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे को हफ्ते भर लग गए थे समझने को. सो अभी मैंने उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है मेरे लैंग्वेज में, हिंदी विंदी डाल के थोड़ा, कि मैं हिंदी में समझ पाऊँ, क्योंकि मेरे को कोई हिंदी में नहीं समझा रहा था. मेरे को हर बार यही सुनने में ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, द ऑप्शन बायर इज राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. मतलब राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन मतलब क्या, मैं समझ गया राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, उसके बियॉन्ड क्या. अब फिर मैंने देखा किधर भी मैं ऑप्शन के बारे में लेक्चर सुना या किधर भी राइटअप पढ़ा, यही था राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन. राइट बट क्या होता है, क्यों लिया जाता है, ऑप्शन क्या है ये सबने पता है, लिया क्यों जाता है, इससे होता क्या है, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं, वो फिर मेरे को थोड़ा एनालाइज करना पड़ा और समराइज करना पड़ा. एंड योर सिलेबस इज ब्यूटीफुल इन दैट. आपके सिलेबस में जो डेरिवेटिव्स है ना, ट्रस्ट मी, मैंने इतना ब्यूटीफुल डेरिवेटिव्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड बट एम्बिग्यूअस विच इज द रियलिटी, इतना अच्छा डेरिवेटिव्स मैं सीएफए में भी पढ़ाता हूं लेवल 3 तक, इतना डिटेल में नहीं है. वहां पे कुछ और चीज है, बट जो केस स्टडीज है ना आपके इसमें, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के केसेस है ना, वो मैंने सीएफए लेवल 3 में भी नहीं देखे. हमारे सीएफए लेवल 3 में थिंग्स आर क्वाइट सिंप्लीफाइड, क्वाइट सिस्टमैटिक. तो वहां पे पढ़ाने के टाइम पे मेरे को स्टूडेंट के साथ आर्ग्यूमेंट का इश्यू नहीं होता, डिबेट का इश्यू नहीं होता, कोई नया चीज का इश्यू ही नहीं होता, बिकॉज दे नो द प्रोसेस. एंड व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी में प्रोसेस इज अ डिफिकल्ट थिंग. तो आपके जो केस स्टडीज है ना, अपने इंस्टीट्यूट के केस स्टडीज, दे आर द बेस्ट. हाँ, वी कैन इग्नोर छोटा मोटा चीज की उन्होंने पीएम में कभी एरर किया, ये किया है, वो किया है, दैट्स ऑल ओके, बट जो थीम है उनका बेस्ट समझा. मैंने वो सब सम उठाए हैं जो करने में आपको हर समय कुछ नया सीखो और वैरायटी लो और मजा. दिस आर ऑल कॉम्प्लिकेटेड बट सुपर्ब सम्स. सो इट्स ओके. In one day you may not be able to digest it, 1 day, 2 day, 3 day, it's okay, but second time you practice, the third time you get a chance, it will be a lot more smoother, trust me. ऐसा है. ठीक है, चलो ऑप्शंस पे आते हैं अपन. ऑप्शंस. अब पब्लिक ऑप्शंस में ना, बिफोर मैं स्टार्ट करूं उसके पहले अपना ये तो डिसाइड हुआ है कौन से ऑप्शन में जाना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, अपने को पाउंड का क्या रिश्ता, पाउंड का वैल्यू गिर जाए उसका रिश्ता सर, तो अपन लॉन्ग पुट करने वाले हैं. कॉन्ट्रैक्ट साइज 12500 है, अपना बिल लेकिन डॉलर में है, स्ट्राइक प्राइस इज पाउंड का सब डॉलर में है, प्रीमियम भी सब डॉलर में. सो अभी सर सबसे पहले शुरू किससे करूं, कोई बता सकता है मेरे को, हाउ डू आई स्टार्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट फोकस. कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालना पड़े, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज से पता क्या चलेगा कितना हेज हो सकता है और कितना नहीं. सो कॉन्ट्रैक्ट साइज है पब्लिक 12,500 पाउंड, राइट. अपना बिल है डॉलर में, तो आप कौन से रेट पे देखोगे कि ये कितना पाउंड बनता है. अपना बिल मैं लिख लेता हूं. बिल कितने का है सर, 364,897. सर 364,897 डॉलर. कोई बताएगा मेरे को ये 364,897 क्या भाव पे लॉक हो गया, स्ट्राइक रेट पे. स्ट्राइक रेट क्या है, 1.70 डॉलर. मतलब सर सुनना, 1 पाउंड इज 1.70 डॉलर,
आपका बिल भी डॉलर में, तो उसको पाउंड में निकालना है, तो मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाय, क्या करूंगा सर, डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 1.70, बराबर ना 1.70। ये क्या हो जाएगा सर, ये 1.70 के भाव पे मेरा इतना डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाउंड लॉक हो गया। समझा क्या एवरीवन? कितना होता है, कैल्सी में डालो, 364897 डिवाइडेड बाय 1.7। नहीं पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पहले मेरे को ये भी बताओ ना कितना। 214645। मैंने क्यों निकलवाया पता है, ये अलग से, ये पहले अलग से क्यों निकलवाया पता है? ये इतना, ये सॉरी माय मिस्टेक, ये किस में है, ये अमाउंट है पाउंड में। हाँ, इतना पाउंड, आप इतना पाउंड को हेज करने जा रहे हो। जो 364,897 डॉलर है वो ऑप्शन के भाव से इतना पाउंड हेज होगा, लेकिन सर 12,500 के हिसाब से पूरा तो हेज नहीं होगा। तो 12,500 के हिसाब से कितना पाउंड हेज होगा वो अपन देखने जाएंगे। तो अब आप मेरे को बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बनेगा आपका कितना सर, 17.17 कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन ले पाऊंगा मैं कितना सर, कॉन्ट्रैक्ट साइज में ले पाऊंगा 17 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ले पाऊंगा। तो इससे दो चीज, एक तो कि कितना हेज हो पाएगा और कितना नहीं हेज हो पाएगा। याद रखो, आप सम किसके लिए कर रहे हो, यूके वाले के लिए कर रहे हो, तो सब चीज का आंसर पाउंड में लाके खड़ा करना है। तो सर इन टर्म्स ऑफ पाउंड कितना कवर हो सकता है और कितना नहीं, वो बताने का है। तो आप मेरे को बताओगे अमाउंट ऑफ पाउंड कवर्ड कैसे करूंगा मैं सर, 17 कॉन्ट्रैक्ट 12,500 का, तो कितना पाउंड कवर्ड बताया सर आप मेरे को, 212,500 ना एवरीवन। और यही चीज अगर मैं बोलूं इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितना कवर्ड, तो यही मैं अगर बोलूं इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितना कवर हुआ सर, ये जो पाउंड आपने क्या रेट पे लॉक किया है, 1.7 पे। तो आप मेरे को बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर कवर्ड कितना सर, डॉलर कवर्ड 1.7 पे करोगे आप, पाउंड 212,500 इंटू 1.7। एवरीवन विथ मी ऑन दिस? सो डॉलर टर्म्स में कितना सर बताओ? हाँ, 361,250 नाउ इससे मेरे को मिलेगा डॉलर कवर्ड कितना है और डॉलर अनकवर्ड कितना है। एवरीवन इन द क्लास, अनकवर्ड सर मेरा बिल कितने डॉलर का था, मेरा बिल था 364,897, उसमें से सर इतना माइनस कर दो, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 361,250, तो मेरे को मिलेगा कितना सर, 3647। पहले ये सब निकाल के रख देने का बस। क्या कितना पाउंड में कवर्ड है, वो डॉलर पे कितना कवर्ड है, बचा हुआ कितना डॉलर अनहेज्ड है। एवरीवन विथ मी ऑन दिस, राइट? चलो अब एक एक करके अपन चीज निकालते हैं, एक एक करके चीज निकालते हैं। मतलब क्या निकालते हैं जरा मैं बताऊंगा एक एक करके अपने को। अभी अपने को कॉस्ट निकालने का हर एक चीज का। ओके, सो अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट कितना होता है। टोटल कॉस्ट मैं निकालने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन हेजिंग में। ओके, पूरा क्लास जरा मेरे को हेल्प करो। पहला चीज क्या लूंगा मैं, आप ऑप्शन से हेजिंग करने जा रहे हो सर, एक चीज याद रखो कि कुछ तो अमाउंट स्ट्राइक रेट पे लॉक हो गया है जो नहीं बदलने वाला है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम अमाउंट पेबल। कितने डॉलर या कितना पाउंड कवर सर, कितना डॉलर कवर्ड है मेरा, 361,250, वो स्ट्राइक रेट पे कवर्ड है जिसका आपने ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ पाउंड। कितना एवरीवन, 2,12,500।
बराबर। कैसे आया, मैं सिर्फ वापस रिट्रेट करता हूं। आपका सर डॉलर 361 250 कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से लॉक्ड है एट क्या रेट पे, 1.70। समझे क्या पब्लिक? एवरीवन विथ मी ऑन दिस? अच्छा, अब ये तो मेरा जो वो पाउंड है जो लॉक हो गया है। अब सर इसके ऊपर मैं प्रीमियम भी पे करने वाला हूं, और जो नई लॉक्ड है उसका क्या करूंगा? सर नई लॉक कितना अमाउंट है मेरा? बैलेंस कितना है मेरा? डॉलर में है 3647। क्या करूं उसका? कुछ दिया है उन्होंने क्वेश्चन में? कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो सर क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया मतलब कुछ बचा है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। सर आप क्या कर सकते हो, या तो अनहेज छोड़ के मैच्योरिटी के भाव पे कवर कर सकते हो जो दिया है क्या, या फॉरवर्ड पे लॉक कर दो। तो फॉरवर्ड में क्या रेट है जरा ये डॉलर का? सर फॉरवर्ड में आपको सोचना है, आप फॉरवर्ड में ये डॉलर पे करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो? इतना डॉलर लायबिलिटी है, पे करूंगा, आई विल बाय, बैंक विल सेल। लेकिन ट्रांजैक्शन देखने का अच्छे से, डॉलर बेस में भी तो होना चाहिए। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या बनेगा? आप पहले मेरे को ट्रांजैक्शन बताओ। इतना डॉलर पे करना है तो बाय डॉलर सेल पाउंड। समझा क्या ट्रांजैक्शन क्यों लिखने का? क्योंकि सर बेस करेंसी क्या है? बेस करेंसी पाउंड है। आई विल सेल, बैंक विल बाय, बिड रेट लगने वाला है। कौन सा वाला? वो भी सर 6 मंथ फॉरवर्ड का। समझे क्या एवरीवन? इसीलिए घाई नहीं करने का, इधर ट्रांजैक्शन लगा के ही करने का। अभी वो बिड रेट मेरे को किसका है? पाउंड का इन टर्म्स ऑफ डॉलर। क्या है सर बिड रेट? फॉरवर्ड में बिड रेट, फॉरवर्ड में 1 पॉइंट, फॉरवर्ड में बिड 5455। सर किसका रेट है? पाउंड का रेट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। मैं लिख लेता हूं 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.5455 डॉलर बोला ना आपने, और मेरे पास क्या है? 3647 डॉलर। तो कितना पाउंड? पाउंड 2360। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सम पे छोड़ देने का। या आया पब्लिक? 2360 ना, 2360 एवरीवन। सर मैक्सिमम पेबल भी हो गया, और जो बचा हुआ है उसका भी जुगाड़ हो गया। अभी फाइनली क्या बचता है सर? प्रीमियम बचता है। तो मैं थर्ड चीज लूंगा, प्रीमियम पेबल। अच्छे से लेना, प्रीमियम पेबल। सर कॉन्ट्रैक्ट सब किसका है? पाउंड का है, जिसका प्रीमियम रहेगा इन डॉलर, लेकिन आपको सब निकालना है वापस पाउंड में। तो पहले तो देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पाउंड का है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट का सर है? कितना कॉन्ट्रैक्ट है आपने? 17 कॉन्ट्रैक्ट। सर 17 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैठता है? उन्होंने दिया है कितना? 12,500 पाउंड। और एक का प्रीमियम कितना? अपने कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम जो भी है, पुट प्रीमियम अपना कितना है? 0.096। ये होगा आपका प्रीमियम। लेकिन कौन सी करेंसी में होगा वो आपको बताने का है। पाउंड का प्रीमियम है इन टर्म्स ऑफ डॉलर रहेगा। सुन लेना, ये कैलकुलेशन ऐसे ही छोड़ो, करो मत। इतना डॉलर में प्रीमियम भरना है, लेकिन कभी? अभी तो ट्रांजैक्शन वापस बताओ। ट्रांजैक्शन प्रीमियम पे करना है, ट्रांजैक्शन वापस बताओ। आप क्या करोगे सर? बाय डॉलर करोगे, सेल पाउंड करोगे एवरीवन, क्योंकि इतना प्रीमियम पे करना है डॉलर में। आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड रेट। वो भी कौन सा वाला सर? स्पॉट वाला। तो सर स्पॉट में बिड रेट ऊपर भी लिया अपन ने 1.5455 ना। स्पॉट में नहीं, स्पॉट में 1.5617। तो मैं रेट लिख देता हूं 1 पाउंड 1.5617 डॉलर। सर 1 पाउंड इक्वल टू 5617 डॉलर। आपके पास जो ये प्रीमियम है वो किस में? डॉलर में। I'll repeat अच्छे से सुनना। 1 पाउंड इक्वल टू दीज मैनी डॉलर। आपका प्रीमियम भी डॉलर में। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो आप इसी से डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हो? इधर लिख सकते हो 1.5617। ये आ जाएगा आपका पाउंड में अपफ्रंट पेबल प्रीमियम। क्या 13? पूरे का कैलकुलेशन 13063। और सर ये सब चीज का टोटल, दैट विल बी योर पाउंड। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक सम्स, 227,923
पाउंड में ऑप्शन में 227923 सबसे कम ऑप्शन में आ रहा है एवरीवन, नसीब, वरना लोग नाराज हो जाते इतना मेहनत करने के बाद। डिसीजन क्या लिखेंगे लास्ट में, हेजिंग थ्रू ऑप्शन इज रिकमेंडेड। एक चीज अभी सम खत्म नहीं हुआ, आप पहले इतना किए क्या पब्लिक? अब ये सम में एक और चीज कर सकते हो, अगर आप फॉरवर्ड और फ्यूचर में देखो, फॉरवर्ड और एमएमएच में सब पैसा लास्ट में पे हो रहा है, ऑप्शन में भी सब पैसा लास्ट में पे होगा सिवाय एक चीज, प्रीमियम अपफ्रंट होगा। तो सर क्यों ना मैं प्रीमियम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूं, लेने का ना एवरीवन। प्रीमियम अपफ्रंट पे कर रहे हो, कितना जल्दी पे कर रहे हो, 6 महीना, तो 6 महीने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बोले सर तो पहले वाले सम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि तब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया। ये वाले सम में मेरे पास इंटरेस्ट रेट्स भी है। नाउ अगेन एवरीवन इन द क्लास, as per the institute, you take, you don't take, that's a different thing because they have not mentioned it. But sir, आप क्या करते हैं, अगर आप ओरिजिनली हेजर रहते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनते हैं ना, तो अपना स्टूडेंट भी करके आएगा। इंटरेस्ट रेट है तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करके आएगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी 4 इंटरेस्ट रेट दिए, सुनना, एक यूके का भी है और यूएस का भी है। सर आपका ये सब कॉस्ट किस करेंसी में है? पाउंड, और आप यूके सिटीजन हो तो आप इंटरेस्ट रेट भी किसका देखोगे? पाउंड का। अब मुद्दे की बात यह है, मैंने 5.5% देखने का या 7, 5.5 या 7। अब मैं जो बताने वाला हूं उससे आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेप्शन चेंज हो जाएगा, फिर आपका आंसर जो है मेरे साथ डिस्कशन वापस करना। पब्लिक, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं किधर डालता? डिपॉजिट करता बैंक में, बैंक में डिपॉजिट करता, तो मैं किधर और डाल रहा हूं ना, तो मैं बैंक का डिपॉजिट रेट मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनता। लेकिन सर ये इन्वेस्टर के लिए सम नहीं कर रहे अपन, ये उसके लिए सम कर रहे हैं जो बिजनेस कर रहा है। उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है पता है? उसके लिए मिनिमम रिटर्न क्या है, जहां से वो पैसा लेकर आया। अब सर आप पैसा लेकर आए हो, मतलब आपने बोरो किया रहेगा या इक्विटी से रेस किया रहेगा, तो आप जिधर से जो भाव पे लेकर आए हो उतना तो मिनिमम कमाना है आपको बिजनेस में से। उससे कम आपने कमाया तो आप अपने कैपिटल प्रोवाइडर को वापस नहीं दे पाओगे। तो तब जब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोरोइंग का होना चाहिए, डिपॉजिट का? बोरोइंग का होना चाहिए। मैं सिर्फ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो इन्वेस्टर 2 जगह सोचता है, मैं बैंक एफडी में डालूं या मैं इक्विटी वगैरह में डालूं। एज एन इन्वेस्टर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे बी डिपॉजिट रेट, but as a businessman my opportunity cost is what? The amount that I have to earn minimum to make my business viable, and that's the borrowing cost. Understood everyone? everyone बराबर, राइट? तो मैं क्या लूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा? यूके का बोरोइंग कॉस्ट दैट इज 60% फॉर 6 महीना। तो सर आप इसमें कर सकते हो ऐड, और अपना स्टूडेंट करेगा भी। इसमें क्या करोगे आप? इंटू 1 प्लस 60% फॉर 6 महीना 0.035, तो आपका थोड़ा बढ़ जाएगा कॉस्ट, कितना हो जाएगा? 13,520। सर इसको भी आप ऐड कर दोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, आपका बिल कितना हो जाएगा? 520 माइनस 63, 228,380। बट इतना करके भी फिर भी ऑप्शन ही बेटर है, बट मैक्सिमम कॉस्ट ले लिया अपन ने, जो लेना है ले। समझा क्या एवरीवन इन द क्लास? अब ये जो हुआ ना ये 2-3 सम में, उसके बारे में मैं कुछ आपको डिस्कशन करता हूं यहां पे। एवरीवन, ये सब आपने छोटा मोटा पॉइंट जो एनकाउंटर किया उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन कराता हूं। ये सब चीज का वेल प्रेजेंटेड सॉल्यूशन बुक में है, एकदम सेपरेट करके अच्छे से लिखा हुआ है, डिटेल में पढ़ के आप कर सकते हो। बट अपन ने थोड़ा सिर्फ कैलकुलेशन किया जो आप एग्जाम में करते हैं, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने सब अच्छे से वहां पे प्रेजेंट किया, आप देख सकते हो वहां पे, एकदम फुर्सत वाला है। अंडरस्टूड?
हाँ, अभी सर प्रॉब्लम क्या, जरा ध्यान दो. सिंस फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स. सर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या तकलीफ होता है, कवरिंग द एग्जैक्ट अमाउंट इन मेनी केसेस इज नॉट पॉसिबल. जैसे आपने वो सम में देखा था 17.17. तो सर आपके पास क्या चॉइस बचता है, सुनो मेरी बात, जो बचा हुआ है उसको अनहेज छोड़ दो मैच्योरिटी के एसटी के भाव पे, या फॉरवर्ड पे कवर कर लो. So therefore we cover maximum possible through options or futures, and the balance remaining are left unhedged or covered through other derivatives like forward. अब ये केस में क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे ध्यान देने का. अब क्वेश्चन में बोला था कि बचे हुए को अनहेज कर, जो बचे हुए उसको फॉरवर्ड से कवर करो, वो जापानीज येन वाले में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज ही नहीं दिया तो मैं कैसे करूं. हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया है और कुछ बच रहा है, तो इंस्ट्रक्शन दिया हो या ना दिया हो, जैसे अपन लास्ट समय इंस्ट्रक्शन दिया था क्या, नहीं, तो क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, बचे हुए को फॉरवर्ड से कवर कर दोगे. एवरीवन इन द क्लास क्लियर ऑन दिस थिंग. दूसरा, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कैलकुलेटेड एट द स्पॉट रेट. क्यों, क्योंकि इट इज पेड अपफ्रंट. देयरफॉर द प्रीमियम पेड अपफ्रंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम टिल द मैच्योरिटी, जैसे अपन ने ये सम में किया. लेकिन सर इसके लिए आपको सम में इंटरेस्ट रेट लोकल करेंसी का होना चाहिए, तो कर सकते हो. वो जापानीज येन वाले में नहीं था तो नहीं किया मैंने, रहता तो डाल देता. तो वो सब सिचुएशन है ना, वो लास्ट वाले सम में है अभी. सो लास्ट वाले सिचुएशन में जितना सिचुएशन इंस्टीट्यूट डाल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज प्रॉपर नहीं आया, हेजिंग किसी और को कर रहे थे, दिया कुछ और था, कॉल और पुट दोनों दिया था जिसमें से डिसीजन लेना था, आपको मैक्सिमम अमाउंट पेएबल भी करना था, बिडास भी दिया था और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डालना था, एवरीथिंग इन दैट वन सम. एवरीवन यू प्रैक्टिस दैट सम. एग्जाम के दिन पे भी अगर आपको फॉरेक्स विद ऑप्शन करना है ना, मेरी बात सुनना, फॉरेक्स विद ऑप्शन और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट और फ्यूचर, अगर आपको एग्जाम के दिन पे भी, मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं आपको कुछ सम बता रहा हूं, वो है ना, भले आधा एक घंटा वो लिख के करो ना, पूरा पूरा आपका फ्यूचर्स और फॉरेक्स का टेंशन आउट. ये ना सर, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये फ्यूचर्स के लिए, समझे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 11. और अभी जो अपन ऑप्शन कर रहे हैं उसमें सर ये जापानीज येन वाला जो सिचुएशन है वो 23 में भी है, और 23 और 22 दोनों का सिचुएशन 24 में भी है, तो ये भी कर सकते हो. और सर ये आमटे लिमिटेड है ना, वो भी उसमें यूनिक केस है ऑप्शन का, पता है ना, 3 अलग अलग सिचुएशन पे. पब्लिक ये 3 सम करो ना, मेरी बात अच्छे से सुनो, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, मनी मार्केट, नो हेज, सब ये आ जाता है ये सब में. ये 3 सम में आप लिख के भी प्रैक्टिस करो ना एग्जाम के दिन पे भी. इसमें बेस, वेरिएबल, बिड, आस्क, व्हाटएवर यू वांट, स्पॉट, फॉरवर्ड, स्वैप पॉइंट्स, रेट रीडिंग, एवरीथिंग इन दिस 3 सम्स, ऑप्शन सब, ये 3 सम एग्जाम के दिन पे भले आधा घंटा लगे, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा लगेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करा है वहां पे नोट में लिखा हुआ है अलग कलर की पेन से. वो कलर बुक देने का मकसद ही वो है कि अलग अलग कलर की पेन पे नोट है, उस पर आपका फोकस जाए. और ये 3 सम लिख के करो, 3 सम आपका ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी इज कवर्ड इन दिस 3 सम्स. यू डू इट, रिटर्न प्रैक्टिस ट्वाइस थ्राइस, रिवीजन करो तब भी, एग्जाम के दिन पे भी लिख के करना, क्योंकि आपको लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी और चीज में निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में निकलेगा, बेस वेरिएबल में निकलेगा, बिडास में निकलेगा. तो पूरा फॉरेक्स खटाक से प्रैक्टिस करना है. तो ये 3 भले फाड़ू सम है, कर दो. फॉरेक्स विद आपका, फॉरेक्स विद जो पूरा थीम है ना, फॉरवर्ड, फ्यूचर, एमएमएच, ऑप्शंस, नो हेज, ऑल दैट इज कवर्ड इन दैट वन और दिस 3 सम्स. अंडरस्टूड एवरीवन, राइट? इसी के साथ आपका सबसे बड़ा सेक्शन फॉरेक्स हेजिंग इज डन, राइट? सिर्फ मैं थोड़ा इंडेक्स बता देता हूं. मैडम, जो तुम इंडेक्स का टेंशन ले रहे थे, इंशाल्लाह अभी उसमें एक्सोटिक ही बचा हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. हाँ, वो
सिलेबस में नहीं है। ये तो मजा आएगा इसमें एवरीवन। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वेदर यू आर ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स, इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड मैक्सिमम सम्स जो अभी तक आपने किया उसमें से। जब इंस्टीट्यूट को गूगली डालना है, पब्लिक को बोल्ड करना है, तो ये इंटरेस्ट, ये एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स में से कुछ डालेगा। बट क्योंकि आपको अभी ऑप्शंस, फॉरवर्ड, ये सब का बेसिक आता है ना, तो एक्सेप्ट स्वैप विच इज अ न्यू थिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर्ड। नाउ अभी ये जो इंटरेस्टेड डेरिवेटिव्स में इंटरेस्टेड ऑप्शन में कराने वाला हूं, जिसमें अपना मैक्सिमम टाइम जाएगा, उसके बाद फॉरवर्ड जो आपने किया है ना अभी करेंसी में, कमोडिटी में, वही अपने को इंटरेस्टेड इंस्ट्रूमेंट में करने का है। एंड यस, द वेरी क्रिएटिव एसेट जिसके पीछे का जो यूएस के प्रगति के पीछे और यूएस के रिसेशन के पीछे का कारण है स्वैप्स, वो अपन देखेंगे। और फिर ये 3 सेक्शन है ना, ये 3 सेक्शन, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ब्लैक एंड स्कोल्स और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, उसमें से विल डू ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एंड ब्लैक एंड स्कोल्स। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट ने आपको बोला भी रहेगा कि ये ब्लैक एंड स्कोल्स आता नहीं है, ठीक है, मैं एक सम करा रहा हूँ जो थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसमें पूरा ब्लैक एंड स्कोल्स का सब वैरायटी है। सो ब्लैक एंड स्कोल्स बाइनोमियल इज व्हाट विल डू, राइट एवरीवन? ठीक है, दैट इज व्हाट एक्सोटिक डेरिवेटिव्स इज। यू ऑल कैन टेक अ 2-5 मिनट का ब्रेक। डेल्टा हेजिंग इज विद रिगार्ड्स टू, इफ यू वांट टू, अभी जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट डेल्टा हेजिंग इज विद रिस्पेक्ट टू व्हेन यू वांट टू हेज the stock portfolio with options. Now we have forex with options. Now just for your kind information, delta is like beta. Beta क्या बताता है? Change in stock due to market. Delta क्या बताएगा? Change in option premium due to change in underlying. So जैसे आप वहां पे बीटा से हेजिंग करते थे, वैसे इधर डेल्टा से हेजिंग होता है। So उसके रिगार्डिंग मैंने थियरी दिया हुआ है, वो आप गो थ्रू करो। आपको मैंने CFA लेवल 3 के सम डाले हैं कॉन्सेप्ट चेकर में, वो आपको टाइम मिले तो करो। योर इंस्टीट्यूट हैज नेवर आस्क्ड एंड योर इंस्टीट्यूट हैज नेवर डिफाइंड व्हाट द पोर्शन इज। योर इंस्टीट्यूट हैज नेवर डिफाइंड द पोर्शन इज। इट्स बीन लास्ट 5 to 6 years that I've been putting delta hedging because I've learned that in option hedging. Now मैं ये जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, एज अ प्रोडक्ट पढ़ाता हूँ कि उसमें सब चीज। But now coming to the exam focus, you do it only when everything is done. Why? Because I'll repeat again, institute ने नहीं पूछा है, but जब आपका सब हो जाए तो आप करो, क्योंकि that may be asked in theory. इसके लिए अब जो ये भी एक्सोटिक भी कराने वाला हो ना, उसमें आपके इंस्टीट्यूट में ना जिनके 1-1, 2-2 सम है सब चीज का, तो वो थोड़ा कुछ एक सम्स मैंने क्रिएट किए ताकि उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट बता सकूं। So everything has been done. The rest of the variety is in the concept checker. You practice that. You cover CA, CFA, सबका syllabus. ऐसा, right? चलो अब 2-5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर